हम इंसान इस पृथ्वी की सबसे विकसित सभ्यता है और शायद हम इस ब्रह्मांड की भी सबसे विकसित सभ्यता हो, क्योंकि पिछले 60 सालों से हमने ब्रह्मांड में एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लाइफ को ढूंढने के लिए बहुत सारे मिशंस, बहुत सारे अभियान को भेजा है। हमने आज ब्रह्मांड की दूर दराज की गैलेक्सी को भी ढूंढ निकाला है, लेकिन आज तक हमें ब्रह्मांड में एलियंस या फिर परग्रही जीव या जीवन होने का एक भी संकेत नहीं मिला है। पृथ्वी की चहल पहल को छोड़ दे तो ब्रह्मांड में हर जगह बस एक सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई देता है। तो फिर एक सवाल हमारे सबके मन में होना चाहिए कि आखिर पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? ऐसी तो क्या वजहात रही होगी कि पृथ्वी पर जीवन पनप पाया? और दोस्तों, सच कहूं तो ये प्रश्न बहुत ही जरूरी भी है और बहुत ही रसप्रद भी, क्योंकि ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह पर जीवन होने के लिए अरबों नहीं लेकिन खरबों पॉसिबिलिटीज में से एक भी चूक हो जाए, एक भी पॉसिबिलिटीज इधर उधर हो जाए तो उस ग्रह पर इंसान जैसे विकसित जीव तो छोड़ो, एमीबा जैसा जीवन भी उपस्थित नहीं होगा। ब्रह्मांड में चारों ओर नजर डाले तो एक भी ग्रह हमें इन सभी पॉसिबिलिटीज में फिट बैठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वहां पर जीवन नहीं है। लेकिन इस मामले में हमारी पृथ्वी नसीब वाली है, पर इस नसीब को घटित होने में, यानी कि पृथ्वी के केस में इस योगानुयोग को बनने में बहुत सारी संभावनाएं एक साथ एक माला में पिरोई है, तब जाकर इस पृथ्वी पर जीवन पनप सका है। और दोस्तों, हम आज इस वीडियो में उनमें से ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट संभावनाओं की बात करने वाले हैं, जो अगर नहीं घटती तो पृथ्वी पर जीवन का कोई नाम और निशान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो द नॉलेज पर आज ही जुड़ जाए। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी की पूर्व शर्तों से पहले हमें यह भी समझना होगा कि ब्रह्मांड को ब्रह्मांड बनाने में पृथ्वी से भी ज्यादा समीकरणों ने काम किया है। अगर ब्रह्मांड ही ना होता तो पृथ्वी कैसे होती? और इसलिए हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, जो बताती है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व में आखिर किन पॉसिबिलिटीज ने अपना योगदान दिया। एस्ट्रोनॉमी की डिक्शनरी में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नाम का एक शब्द है। यह शब्द यूं ही नहीं पैदा हुआ, यह शब्द एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मांड की नींव है। ब्रह्मांड का विस्तार और उसका संकुचन, इन दोनों ही के संतुलन के लिए इस शब्द का उपयोग होता है। ब्रह्मांड का एक हद से ज्यादा विस्तरण होना नहीं चाहिए, उसकी स्पीड भी निर्धारित होनी चाहिए, और उस स्पीड और उस हद से रत्ती भर कम भी विस्तरण नहीं होना चाहिए। और इस संतुलन को ब्रह्मांड का तराजू कैसे बनाए रखता है, वो अगर आप सोचने बैठोगे ना तो आपके दिमाग को मतिभ्रम हो जाएगा। इस हद तक ब्रह्मांड की ये नींव सुनिश्चित है। अब ये सुनिश्चित है या इसे की गई है या किसके द्वारा की गई है, ये तो नहीं पता, लेकिन ये संतुलन एक के पीछे पूरे 120 शून्य लगाए जाए इतने बड़े आंकड़े के सामने सिर्फ 1 के बराबर ही है। मतलब कि दोस्तों, मान लो कि ब्रह्मांड का विस्तरण 1 के पीछे पूरे 120 शून्य लगाए उस हद के सामने सिर्फ 1 नंबर जितना भी ऊंच नीच हो जाता है तो ब्रह्मांड अपने केंद्र की ओर फिसक जाएगा और फिर से शून्यमय हो जाएगा। अब आखिर किस तरह से ब्रह्मांड इतना सूक्ष्मतम लेवल पर विकसित हुआ या क्रिएट हुआ, इस प्रश्न का जवाब वैज्ञानिकों को नहीं मिल रहा है। पृथ्वी पर जीवन और ब्रह्मांड के सर्जन की संभावना नंबर 2, बिग बैंग या तो कोई और प्रक्रिया से जब इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ, उसके बाद 0.00001 सेकंड के अंदर इस यूनिवर्स के 4 फंडामेंटल फोर्सेस अस्तित्व में आए, जो थे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड द वीक फोर्स, जो आज भी है। इन चारों में से ग्रेविटी पदार्थ को संजोए रखती है, यानी उसे संगठित रखती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल के केंद्र के आसपास परिक्रमा करते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स आपस में आकर्षित होने वाले प्रोटॉन्स को अलग नहीं होने देता, जबकि वीक फोर्स के कारण कुछ तत्व किरणोत्सर्ग को मुक्त करके धीरे धीरे खत्म होते हैं। और इन चारों फोर्सेस का महत्व इस ब्रह्मांड के और उसमें जीवन के सर्जन के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में और बारीक से बारीक मात्रा में इतना परफेक्ट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस परफेक्शन में एक भी % ऊंच नीच की गुंजाइश नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, और एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि अगर हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स में एक के पीछे पूरे 40 शून्य लगाए, उस संख्या में सिर्फ एक नंबर की भी कमी होती तो वो एक नंबर का फासला लंबे आंकड़े में इतना परिवर्तन लाता कि गुरुत्वाकर्षण बल की इस कमी के कारण इस ब्रह्मांड में तारे और ग्रह बन ही नहीं पाते और इस दृश्य ब्रह्मांड का सर्जन ही नहीं होता। मानो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ही कम मात्रा में भी अगर कम होता तो अणु का ही निर्माण ना होता, और विद्युत चुंबकीय फोर्स में अगर छोटी मात्रा में भी ऊंच नीच होती तो प्रकाश के बेसिक पार्टिकल यानी कि फोटोन को पैदा होने की ही कोई गुंजाइश नहीं थी, और इस हिसाब से तो ब्रह्मांड अंधकारमय होता। और इन चारों फोर्सेस का परस्पर एक दूसरे के लिए जो बंधन है वो भी कोई अकस्मात तो नहीं ही लगता है, क्योंकि इन चारों में जितनी संभावना ब्रह्मांड को बनने के लिए बनती है उससे तो खरबों खरबों गुना ज्यादा संभावनाएं ये थी जो ब्रह्मांड को बनने ही नहीं देती। लेकिन फिर भी ये योगानुयोग हुआ है और सभी अरबों संभावनाओं को बाईपास करके ऐसी संभावनाएं बनी है कि ये फोर्सेस आपस में कनेक्टेड रहे और इस ब्रह्मांड का निर्माण करें। ब्रह्मांड में जीवन को पनपने वाली संभावना नंबर 3। इस ब्रह्मांड में कहीं पर जीवन की उपस्थिति के लिए, जीवन को खिलने के लिए गैलेक्सीज में ग्रहों और तारों का स्थान निश्चित जगह पर निश्चित समय में निश्चित मात्रा में होना चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो किसी ग्रह पर जीवन के इवोल्यूशन के खाब तो छोड़ दो, वहां पर जीवन ही नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए इस चित्र को देखिए, ये हमारी गैलेक्सी है और उसके बीच में एक ब्लैक होल है, और इस केंद्रगामी ब्लैक होल के आसपास आपको उसके पास में बहुत ज्यादा प्रकाश दिखाई देगा, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में तारे हैं, और उससे कुछ दूरी पर कम तारे या कम प्रकाश दिखाई देता है, मतलब वहां पर स्पेस की ज्यादा मौजूदगी है। हमारी गैलेक्सी इस हिसाब से एक डिस्क जैसी दिखाई देती है, और हमारी गैलेक्सी का डायमीटर करीब 1,05,700 प्रकाश वर्ष है, और इस गैलेक्सी के केंद्र में जो ब्लैक होल है वहां से नापा जाए तो हमारा सूरज अपनी पृथ्वी और सभी ग्रहों को लेकर गैलेक्सी के केंद्र से करीब 27,000 प्रकाश वर्ष दूर से उसकी परिक्रमा कर रहा है, और हमारे सौरमंडल का हमारी गैलेक्सी में जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो एड्रेस हमारी जीवन सृष्टि को पनपने के लिए सबसे आदर्श है। और मान लो कि हमारा सूर्यमंडल हमारी गैलेक्सी के केंद्र से थोड़ा सा ज्यादा करीब या फिर थोड़ा सा ज्यादा दूर होता तो क्या होता। मानो कि हमारा सूर्यमंडल करीब होता तो वहां पर तारों की संख्या ज्यादा है, ब्लैक होल की ग्रेविटी का प्रभाव भी थोड़ा ज्यादा है, और इस जगह पर दूर के भूतकाल में कई सारे तारे सुपरनोवा बनकर फूट चुके हैं, वहां पर रेडिएशन भी ज्यादा है, और इसलिए ये पट्टा कभी भी सूर्यमंडल में या पृथ्वी पर जीवन के लिए सानुकूलित नहीं होता। अब मान लो कि हमारा सूर्यमंडल गैलेक्सी के केंद्र भाग से थोड़ा ज्यादा दूर होता तो हमारे सूर्यमंडल के निर्माण के वक्त पृथ्वी जैसा ग्रह ही नहीं बन पाता, क्योंकि इतनी दूर हाइड्रोजन या हीलियम के अलावा कोई और तत्व शायद ही पनप पाए, और ग्रह का प्रॉपर निर्माण होने के लिए, उसकी रचना के लिए ऑक्सीजन, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, कैल्शियम, टाइटेनियम और कोबाल्ट जैसे तत्व भी होने चाहिए, और ठीक ठीक मात्रा में होने चाहिए, और आकाशगंगा के केंद्र से बहुत दूर ऐसे तत्व ही नहीं है। हमारे सूरज में करीब 72 टाइप के तत्व है, और इन कणों के माध्यम से ही पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है, और हमारा इंसानी शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। शॉर्ट में कहूँ तो हम स्टार डस्ट है, और इसलिए गैलेक्सी के दूर के लोकेशन पर हाइड्रोजन और हीलियम के धुएं से शायद कुछ तारे तो बन जाते, लेकिन पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं बन पाता, तो जीवन की तो बात ही भूल जाओ। तात्पर्य की बात करूं तो हमारे खगोल शास्त्री जो पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों को हमारी गैलेक्सी में ढूंढ रहे हैं, उसमें ऐसे लोकेशन बहुत कम है जहां पर किसी सूर्यमंडल जैसे तारे और ग्रहों की उपस्थिति हो, और वहां पर भी ऐसी सभी संभावनाएं तो नहीं ही बन पाती जहां पर जीवन का निर्माण हो। संभावना नंबर 4, किसी भी ग्रह के गर्भ में उसके टेक्टोनिक प्लेट्स के भीतर जो हलचल मची रहती है वो भी जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ग्रह के गर्भ में जो लावा है उसके आंतरिक प्रवाह विद्युत करंट के रूप में बहते हैं, और यही करंट माइकल फेराडे के सिद्धांत के अनुसार ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की रचना करता है, और ये क्षेत्र उस ग्रह के पितृ तारे से आने वाले हानिकारक विकिरणों को इस ग्रह से दूर रखता है, बचाता है।
ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ही है जो सूरज के हानिकारक किरणों को ग्रह के सतह पर नहीं पहुंचने देता। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल का ही उदाहरण ले तो उसका केंद्र ठंडा पड़ के नक्कर बन चुका है, जिस वजह से आज मंगल पर उसकी ढाल के समान चुंबकीय क्षेत्र वहां पर नहीं है और इसलिए सूरज के विकिरणों का मार हमेशा मंगल पर पड़ता रहता है और इस हिसाब से वहां पर वातावरण भी नहीवत ही बचा है अभी, जिस कारण मंगल पर जीवन उपस्थित नहीं है और ना ही शायद हो सकता है। लेकिन पृथ्वी इस मामले में एक लौता शायद लकी ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन की संभावना नंबर 5। हमारे सूर्य के आसपास जो पृथ्वी का ऑर्बिट है, जो सर्कल है, उसकी भ्रमण कक्षा करीब करीब गोलाकार है और सूर्य से हमारी पृथ्वी के मैक्सिमम और मिनिमम अंतर के बीच सिर्फ 3.5% से ज्यादा फर्क नहीं है, जिस वजह से सूर्य से हमें मिलने वाली ऊर्जा हमें पर्याप्त मात्रा में पूरे साल मिलती रहती है। इस कारण पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए पृथ्वी पर जल, वायु और जमीन सहित करीब करीब हर जगह में, हर प्रदेश में जीवन धड़कता रहता है और ये संभावना ब्रह्मांड में ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर ग्रहों के लिए डिक्वालिफाइड हो जाती है, क्योंकि बाहरी सूर्यमंडलों में कई सारे ऐसे ग्रह हैं जो अपने सूरज की परिक्रमा करते वक्त लंब गोलाकार ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। संभावना नंबर 6। किसी ग्रह पर जीवन के निर्माण के लिए और एक इम्पोर्टेंट शर्त ये है कि उस ग्रह की धुरी ऑप्टिमम कोण पर थोड़ी झुकी हुई होनी चाहिए। ग्रह पर ऋतु परिवर्तन के लिए यानी सीजन्स के लिए ये झुकाव बहुत जरूरी है। हमारी पृथ्वी ईशान की ओर करीब 23 डिग्री झुकी हुई है, जिस वजह से पृथ्वी पर सीजन्स क्रिएट हुए हैं और यहाँ पर जीवन पनप सका है। मानो कि अगर किसी ग्रह पर यह झुकाव ना हो तो उस ग्रह के पितृ तारे की ओर जो उसका एरिया ट्रिगर होगा, वहां पर पानी बाष्पीभवन बनकर उड़ जाएगा और दूसरी ओर हमेशा बर्फ ही रहेगी। इसलिए अगर ये झुकाव नहीं होता है तो किसी ग्रह पर जीवन होना संभव नहीं है। नंबर 7, चंद्रमा। हमारा चंद्र जो पृथ्वी का झुकाव है उसे बरकरार रखता है और हमारा चंद्र पृथ्वी से जिस अंतर पर स्थित है वो अंतर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा चांद ना होता तो पृथ्वी का ये झुकाव ना होता और पृथ्वी पर जीवन ना होता। इसलिए किसी ग्रह पर जीवन को पनपने के लिए उस ग्रह के झुकाव के साथ उस झुकाव को बरकरार रखने वाला उस ग्रह का एक चांद भी होना चाहिए, जो उस ग्रह से एक निश्चित दूरी पर ही स्थित होना चाहिए। नंबर 8, द हैबिटेबल जोन। पृथ्वी पर जीवन पनप पाया उसकी एक और शर्त ये भी है कि पृथ्वी हमारे सूर्य से इतनी दूर है कि वो हैबिटेबल जोन में आ जाती है। अगर कोई ग्रह अपने मातृ तारे से बहुत नजदीक या बहुत दूर है तो भी वहां पर जीवन पनप नहीं सकता है। उस ग्रह का अपने मातृ तारे से एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित जोन में होना जरूरी है, जिसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है। अगर कोई ग्रह बहुत दूर है तो वो अतिशय ठंडी के कारण आइस बन जाएगा, जैसे कि हमारे सैटर्न, यूरेनस या नेपच्यून है, और बहुत नजदीक है तो वो हमारे शुक्र या बुध की तरह एक अंगारा बन जाएगा, जिसके कारण उस ग्रह पर निश्चित मात्रा में प्रवाहित रहेगा ही नहीं। सूरज से पृथ्वी की दूरी एक निश्चित हैबिटेबल जोन में होना भी पृथ्वी पर जीवन के पनपने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। नंबर 9, द प्रोटेक्टर। दोस्तों, पृथ्वी जैसे ग्रह पर यह सब कुछ होता, वो ग्रह हैबिटेबल जोन में होता, उसका एक चांद होता, उसका सूरज भी एक निश्चित गैलेक्टिकल सर्कल में होता, सारी की सारी संभावनाएं बन जाती, करोड़ों समीकरण एक साथ बैठ भी जाते, फिर भी अगर पृथ्वी के पास गुरु जैसा एक बड़ा ग्रह ना होता तो भी पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ग्रह को अपने ऊपर जीव सृष्टि खिलाने के लिए उसके साथ एक बहुत बड़ा एक बॉडीगार्ड प्लेनेट भी चाहिए। गुरु पृथ्वी का बॉडीगार्ड है। सूर्यमंडल में यहाँ वहाँ बिखरी उल्काएं और ओट क्लाउड से आने वाली कई उल्काएं इंटरनल सूर्यमंडल में पृथ्वी की तरफ कई बार आ जाती है और ये उल्काएं पृथ्वी पर गिरती है। हालांकि पृथ्वी पर जो एस्टेरॉइड्स गिरते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े एस्टेरॉइड गुरु की ग्रेविटी पहले ही खा चुकी होती है। गुरु हम पर गिरने वाले कई एस्टेरॉइड्स अपने पर ले लेता है। इस वजह से प्लेनेट जुपिटर के कारण पृथ्वी को एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। गुरु आज से नहीं, लेकिन पृथ्वी बनी तब से, यानी कि करीब 4.5 अरब सालों से पृथ्वी का रक्षण करता आ रहा है।
वैसे तो गुरु ने कई सारे उल्कापिंडों को झीलकर पृथ्वी को बचाया है, लेकिन सबसे बड़ी घटना की बात करूं तो 7 अगस्त 1919 के दिन प्लेनेट जुपिटर ने उल्कापिंडों के सबसे बड़े प्रहार को अपने ऊपर ले लिया था। और अगर ये प्रहार तब पृथ्वी पर हो जाता तो आज डायनासोर की तरह हमारा भी अस्तित्व खत्म हो गया होता। गुरु का डायमीटर हमसे बहुत बड़ा है और उसका मास पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा, और इसलिए उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है। और गुरु की ये ग्रेविटी और उसका विशाल कद हमारे लिए जीवन दाता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के होने के लिए और इस ब्रह्मांड में हमारी मौजूदगी के लिए आज के वैज्ञानिक करीब 200 से ज्यादा पूर्व शर्त रखते हैं, और इन पूर्व शर्तों में से हमने यहाँ पर आपके सामने बहुत ही कम बयां की है। और इन सभी पूर्व शर्तों का पालन होना और उनके साथ अरबों समीकरण का एक साथ एक तार में बैठना ही ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड में पृथ्वी के एड्रेस पर हमारे जीवन को पनपने के लिए मददगार साबित होता है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति भी निश्चित होनी चाहिए। अगर प्रकाश की गति में यानी कि प्रति सेकंड 2,99,792 किलोमीटर की स्पीड में अगर थोड़ा सा भी अप डाउन हो जाता है या ये गति कुछ मीटर ही शायद फास्ट या स्लो हो जाती तो भी ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं होता। और इन सभी कैलकुलेशन को देखते हुए वैज्ञानिक असमंजस में है और आखिरकार वो उंगली से अपना इशारा ऊपर की ओर करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो साइंटिफिक और हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे मुलाकात होगी एक और साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।